क्वेश्चन नंबर पहला का भाग देखिए। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो छात्रों, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि E बराबर F/Q, और F बराबर क्या होता है, me/Q। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही कितना दे दिया, E, तो Q का मान हो गया E/1 मानकर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा Ma बराबर EE, और यहां से A का मान अगर निकालना चाहें तो गुणा वाले M का नीचे भाग लग जाएगा। क्या पूछा था, त्वरण, और A को हम लोग क्या कहते हैं छात्रों, त्वरण। तो त्वरण बराबर निकल आया E/M। देख लीजिए छात्रों, कौन सा विकल्प सही है, ये देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों, सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का खा भाग देखिए। क्या कहा गया है कि तीन समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। हमने तीन प्रतिरोध मान लिया, RA, RB और RC। प्रश्न में क्या कहा है, तीन समान प्रतिरोध, यानी प्रश्नानुसार RA बराबर RB बराबर RC, और इन तीनों प्रतिरोधों को हमने R के बराबर मान लिया। तीनों मान किसके बराबर है, R के बराबर। छात्रों, हम लोगों ने पढ़ा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, क्या सूत्र पढ़ा है कि तुल्य प्रतिरोध बराबर RA प्लस RB प्लस RC। तीनों देखो किसके बराबर हैं, R के, रख दीजिए मान, R प्लस R प्लस R, जोड़ दीजिए, कितने R हो गए, 3R। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 किसके बराबर इसे माना गया है, R1, तो यहां से हमने R1 का मान निकाल लिया। इसके बाद कह रहा है कि समांतर क्रम में, चलो समांतर क्रम में हल कर लेते हैं। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है कि 1/, तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/RC। 1/RA, RB और RC, तीनों के मान किसके बराबर है, R के बराबर है, रख दीजिए। हर समान है, एक बार लिखेंगे, अंश से ही अंश जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1। तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है, तो तुल्य प्रतिरोध की जगह कितना हो जाएगा, यहां से R2, 1/R2। तो यहां से निकल आएगा 1/R2 बराबर, जोड़ दीजिए, 1 2 3, 3/R, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 3R2 बराबर R, तो R2 बराबर R/3। एक संबंध दिया है, यदि R1 बराबर nR2 दिया है, R1 बराबर nR2, R1 का मान और R2 का मान उठा के रख दीजिए, कितने के बराबर है, 3R बराबर n R/3। ये R से R गया कट, 3 बराबर n/3 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो n का 1 में गुणा होगा, तो n बराबर 3 त्रिका 9। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है।
ये देखिए चौथा वाला विकल्प सही है, तो हम लिखेंगे छात्रों फोर्थ विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का ग भाग देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb, ये पढ़ा हुआ है। और हम जानते हैं संवेग बराबर होता है mv, तो इसका मतलब ये हो गया संवेग बटे qb। इसका मतलब हुआ r अनुक्रमानुपाती किसके हैं, संवेग के। तो देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है, कण के संवेग के। तो कौन सा विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का घ भाग देखिए छात्रों, दिए गए गेटों के संयोग से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए। छात्रों ये जो चित्र दिया है अपना, ये किसका है, AND गेट का है। तो AND गेट के लिए हमने पढ़ा हुआ है क्या, AND गेट से प्राप्त निर्गत y बराबर c इंटू ए प्लस बी, ये छात्रों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखो छात्रों ये दिया हुआ है y बराबर 1, कहने का मतलब ये है कि इनमें से ए बी सी के मान रखकर इसमें ये चेक करना है कि किस मान के लिए ये y बराबर कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो रख के चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं c बराबर 0, जब यहाँ c का मान 0 रखेंगे और 0 का किसी में गुणा करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर यहाँ से तो 0 प्राप्त होगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, y बराबर 1, इसलिए c बराबर 0 जहाँ जहाँ है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब एक बचा ये थर्ड वाला, ये रख के चेक कर लीजिए। रखिए c का मान 1 और a का मान है 1 प्लस b का मान 0, तो यहां से हो जाएगा 1। यही हमें ज्ञात करना था। तो छात्रों देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों थर्ड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का इंगिया भाग देखिए छात्रों, दी गई नाभिकीय अपक्रिया में x है। देखिए छात्रों जब ये नाभिकीय अपक्रिया दी हुई है और इसे हमें संतुलित करना है तो कैसे करते हैं, इसके परमाणु क्रमांक देखो कितने बराबर है, 7 में 0 जोड़ो 7, और यहाँ कितना 6, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 1। अब देख लीजिए 7 में 0 जोड़ेंगे 7 और 6 और 1 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परमाणु क्रमांक हो गए बराबर। अब परमाणु भार देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 14 और 1 15, राइट हैंड साइड में देखो कितना है अकेला 14, तो कितने की कमी है 1 की, 1 लिख जाएगा। अब 14 और 1 15, 14 और 1 15, परमाणु भार भी संतुलित हो गए। अब यहाँ आ गया 1x1, 1x1 का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है छात्रों 1h1, ये किसका संकेत होता है, प्रोटॉन का। तो देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है, फर्स्ट विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों फर्स्ट विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का चा भाग देखिए छात्रों, क्या दिया हुआ है, E बराबर समीकरण के रूप में दिया हुआ है से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। समीकरण को लिख लीजिए, क्या दिया है, E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x। इस समीकरण की स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करा दीजिए। क्या होता है स्टैंडर्ड समीकरण, E बराबर E0 cos ω_t + kx से तुलना करने पर तुलना करा दीजिए। तो यहां से देखो E0 कितने के बराबर हो जाएगा 100 के, ओमेगा 6 × 10⁸ के 4 के बराबर। यहां से तुलना करके हमने ये मान निकाल लिए।
छात्रों, अब हम लोगों ने तरंग की चाल का सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि तरंग की चाल v बराबर ओमेगा बटे के, रख दीजिए मान। ओमेगा का मान 6 गुणे 10⁻8 बटे के का मान 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 गुणे 10⁻8 बटे 2, 2 का भाग लगा दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से 1.5 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हमने v का मान निकाल लिया छात्रों। पूछा क्या गया है, अपवर्तनांक, तो हमने सूत्र पढ़ा है छात्रों n बराबर c बटे v, जहाँ c क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, रख दीजिए मान। कितना होता है, 3 गुणे 10⁻8 बटे v का मान अभी निकाला हम लोगों ने, 1.5 गुणे 10⁻8, ये समान है, काट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटे 1.5। जब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बटे 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ से n का मान कितना निकल के आ गया, 2। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। ये देखिए सेकंड वाला विकल्प सही है, तो हम लिखेंगे छात्रों सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का भाग देखिए, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता c फैरड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है U बराबर Q² बटे 2C, बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा Q² बराबर 2UC, इधर से वर्ग घटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो Q का मान कितना आ गया, √2UC। छात्रों इस प्रश्न पत्र में जितने भी सवाल आपके दिए हुए हैं उन सभी को एक एक करके हम बोर्ड पर हल करवाएंगे, और जो थ्योरी के प्रश्न हैं वो आप सभी किताब से पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी के प्रश्न बताने लगे तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम आपको सवाल जितने हैं वो बोर्ड पर हल करवाएंगे, और थ्योरी के प्रश्न जो हैं वो आप किताब से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा का इंग्या भाग देखिए छात्रों, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। अगर छात्रों आपको धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो आपको धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। अब आप छात्र सोच रहे होंगे शंट क्या होता है। शंट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चा भाग देखिए छात्रों, क्या दिया हुआ है, दो अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक दिया हुआ है। अपवर्तनांक को छात्रों हम n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर 2। 10 अंश वाले एक पतले प्रिज्म से, यानी क्या दिया हुआ है, प्रिज्म का प्रिज्म कोण, इसे हम छात्रों a से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर कितना दिया है, 10 अंश। इसी कोण को हम लोग अपवर्तक कोण भी कहते हैं। प्रिज्म के प्रिज्म कोण को हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण को छात्रों हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा m। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a। क्या पढ़ा हुआ है, डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a। रख दीजिए मान, n का मान 2, a का मान 10 अंश, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 गुणे 10 अंश बराबर 10 अंश।
तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितने अंश आ गया छात्रों? 10 अंश। क्वेश्चन नंबर 3 का भाग देखिए छात्रों। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा? तो छात्रों क्या दिया हुआ है? अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं यानी आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम बराबर 9:1। यहां से अगर हम इसे लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर 9/1, समीकरण नंबर 1। पूछा क्या है? स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा? तो छात्रों हम जानते हैं कि आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र छात्रों हम लोगों ने पढ़ा है। रख दीजिए मान आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम कितना है? 9/1 बराबर, इससे छात्रों हम लिख सकते हैं A1 + A2 बटे A1 - A2 पूरे का होल स्क्वायर। दोनों पर वर्ग था तो एक साथ लगा लेंगे, इधर से जब वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 9/1 बराबर A1 + A2 बटे A1 - A2। 9 का वर्गमूल हो गया 3, 1 का वर्गमूल 1 बराबर A1 + A2 बटे A1 - A2। अब हम क्या करेंगे छात्रों? त्रियक गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें करवा दीजिए गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 3A1 - A2 बराबर A1 + A2। 3 का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3A1 - 3A2 बराबर A1 + A2। दोनों को पक्षांतर कर लीजिए, 3A1 - 3A2 प्लस वाली A1 इस तरफ आएगी माइनस की हो जाएगी, प्लस वाली A2 इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी बराबर 0। 3A1 में से एक A1 घट गया तो यहाँ से आ गया 2A1। 3A2 ऋण के और एक A2 ये ऋण का, तो 3 और 1 ऋण के कितने हो गए? 4A2 बराबर 0। तो 2A1 बराबर ऋण वाले जो उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, काट दीजिए, 2 दूनी 4। A1 बराबर 2A2, गुणा वाले A2 का नीचे भाग लगेगा तो यहाँ से आ जाएगा A1 बटे A2 बराबर 2। जहाँ A1 A2 क्या है? तरंगों के आयाम। अब हमें ज्ञात क्या करना है? स्लिटों की चौड़ाई में अनुपात यानी W1 अनुपात W2। तो छात्रों हमने सूत्र पढ़ा है कि W1 बटे W2 बराबर A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। रख दीजिए मान, A1 बटे A2 कितना है? 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 बटे 1 मान लीजिए, क्योंकि क्या पूछा है? अनुपात। तो इससे हम लिख सकते हैं W1 अनुपात W2 बराबर 4:1। यही हमें ज्ञात करना था, स्लिटों की चौड़ाई में अनुपात। तो छात्रों स्लिटों की चौड़ाई में अनुपात कितना आ गया हमारा? 4:1। क्वेश्चन नंबर 3 का ख भाग देखिए। एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले छात्रों चित्र से देखिए, जैसे मान लो ये हमारा कोई एक तार है, इसका प्रतिरोध कितने ओम दिया है? 2 ओम के बराबर।
ये इसकी देखो यहाँ पर ये कोई त्रिज्या हो गई, हमने ये त्रिज्या मान ली r के बराबर। प्रारंभ में तार का प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को हमने R1 के बराबर मान लिया। R1 बराबर कितने ओम है? 2 ओम। तार की त्रिज्या, इसे हमने स्मॉल r1 मान लिया। स्मॉल r1 बराबर कितनी मान ली? r के बराबर। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाए, यानी तार में परिवर्तन कर रहा है, तो हम लिखेंगे परिवर्तन करने पर। जब तार में हम परिवर्तन करेंगे तो हमने माना तार की त्रिज्या, इसे हमने R2 के बराबर लिख लिया। R2 बराबर R/2 प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में कहा है त्रिज्या जो है आधी कर दी जाती है, तो पहले R थी तो R की आधी R/2। पूछा क्या गया है? नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे नए तार का प्रतिरोध। इससे छात्रों हमने मान लिया R2 के बराबर। ये हमें ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या कि R2/R1 बराबर R1/R2 पे घात 4, यानी we know that, हम जानते हैं कि R2/R1 बराबर R1/R2 पे होल घात 4। रख दीजिए मान R2/R1 कितने ओम है? 2 ओम है। यहाँ पे 2 रख दो। R1/R2, R1 का मान कितना था? R, और R2 का मान R/2, और पूरे पे घात कितनी रहेगी? 4। ये नीचे वाले 2 हैं, ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा R2/2 बराबर 2R/R पे घात 4। ये R से R कट गया, तो R2/2 बराबर 2 पे घात 4। R2/2 बराबर 2 पे घात 4 का मान कितना हो गया? 16/1 मान कर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा R2 बराबर 2 × 16, यानी R2 बराबर 16 दूनी 32 ओम। यही हमें ज्ञात करना था, नए तार का प्रतिरोध। तो छात्रों नए तार का प्रतिरोध कितना हो गया? 32 ओम। क्वेश्चन नंबर 3 का ग भाग देखिए। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? समान चुंबकीय क्षेत्र Bp बराबर B अल्फा, समीकरण नंबर 1, जहां P का मतलब है प्रोटॉन का, और ये अल्फा कण तो दिया ही हुआ है, ये अल्फा कण का है। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है इसका परिक्रमण काल का। T बराबर होता है 2πm/qb, ये पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं। प्रोटॉन के लिए तो Tp बराबर हो जाएगा 2πmp/qp और Bp। जहां पर m है वहां m की जगह mp कर दो, q और b की जगह qp और bp। इसी प्रकार अल्फा कण के लिए T अल्फा बराबर 2πm अल्फा
बटे क्यू अल्फा और बी अल्फा। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2, इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग दे दीजिए। टीपी बटे टी अल्फा बराबर रख दीजिए मान 2 पाई एम पी बटे क्यू पी बी पी बटे 2 पाई एम अल्फा बटे क्यू अल्फा बी अल्फा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, इस वाली लाइन का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा एम पी गुणे क्यू अल्फा बी अल्फा बटे इस लाइन का इसमें गुणा हो जाएगा एम अल्फा गुणे क्यू पी बी पी। अब देखिए छात्रों, समीकरण नंबर 1 से बीपी बी अल्फा के बराबर है, तो यहां लिखेंगे ये बीपी के स्थान पर कितना लिख दें, बी अल्फा। ये कट गया तो यहां से हमारा निकल के आ गया टीपी बटे टी अल्फा बराबर एम पी क्यू अल्फा बटे एम अल्फा क्यू पी। अब छात्रों हम क्या करेंगे, ये सभी मान उठाकर रख देंगे और हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रोटॉन के लिए, तो हम लिखेंगे प्रोटॉन का संकेत होता है 1H1 का द्रव्यमान MP बराबर 1H1। द्रव्यमान संख्या देखिए कितनी है, 1, तो हम इसे लिखेंगे, माना हमने 1 × M के बराबर। आवेश QP, आवेश प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, E के बराबर। अब अल्फा कण के लिए, अल्फा कण इसका संकेत होता है 2He4 का द्रव्यमान M अल्फा बराबर, द्रव्यमान संख्या देखिए ऊपर कितनी लिखी है, 4, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4M के बराबर। अब आवेश देख लीजिए, आवेश Q अल्फा बराबर कितना होगा, 2E। इसका ये 2 गुना होता है। ये सभी मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा TP बटे T अल्फा बराबर MP 1 × M Q अल्फा 2E M अल्फा 4M QP E। M से M कट गया, E से E कट गया, तो 2 एकम 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। तो यहाँ से निकल आया TP बटे T अल्फा बराबर 1 बटे 2, यानी TP अनुपात T अल्फा बराबर 1:2। यही हल करना था। परिक्रमण कालों का अनुपात तो कितना हो गया, TP अनुपात T अल्फा बराबर 1:2। क्वेश्चन नंबर 3 का घाभाग देखिए छात्रों, एक प्रकाश विद्युत सेल से एक बड़ी बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, एक अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में क्या संबंध देखा है, E के बराबर EV0, जहां V0 क्या है, निरोधी विभव, और E के क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। और छात्रों E का मान तो निश्चित ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो ई के है जो समानुपाती V0, समीकरण नंबर 1। अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति में एक संबंध और पढ़ा हुआ है हमने, क्या कि ई के बराबर एच न्यू, जहां एच क्या है प्लांक नियतांक, न्यू क्या है आवृत्ति, तो एच का मान तो स्थिर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई के है ये समानुपाती न्यू के है, समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे छात्रों समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या देख रहे हैं, ई के V0 के भी समानुपाती है, ई के न्यू के भी समानुपाती है, इसका मतलब जो V0 है वो समानुपाती है न्यू के। अब अपने प्रश्न पर आ जाइए छात्रों, क्या कह रहा था, R दूरी पर रखने पर निरोधी विभव V, और जब स्रोत को 3R दूरी पर रख दिया जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छात्रों निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि निरोधी विभव जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है ना कि दूरी पर। इसलिए हम लिखेंगे छात्रों प्रकाश की आवृत्ति स्रोत की स्थिति यानी दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अतः निरोधी विभव अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भाग देखिए छात्रों, चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों चित्र दिया हुआ है, इसको नाम दिए देते हैं A B C। छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या स्थितिज ऊर्जा के बारे में, क्या कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R, इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे छात्रों कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, चित्र में देखिए छात्रों AB के बीच, फिर BC के बीच, फिर CA के बीच, तो हम लिखेंगे UAB प्लस UBC प्लस UCA। अब चित्र में देखिए छात्रों AB के बीच की दूरी ये कितनी है A, आवेश कितना है 2Q और माइनस का Q। तो सबसे पहले AB के बीच की स्थितिज ऊर्जा के लिए लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2, ये Q1 का मान हो गया और नीचे वाला ये Q2 का मान हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस Q इंटू माइनस का Q बटे R। R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है A, तो यहाँ पर A आ जाएगा प्लस, इसी प्रकार हम BC के लिए लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 BC, बीच की दूरी कितनी है, इसमें भी A है, तो ये पहला वाला जो मान है ये Q1 का कहा जाएगा और ये दूसरा वाला Q2 का, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का Q इंटू ये भी माइनस का Q बटे बीच की दूरी R, R के स्थान पर कितना है A, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब CA के लिए ये देख लीजिए CA, बीच की दूरी तो A ही रहेगी, आवेश के मान बदल जाएंगे, ये Q1 का मान हो जाएगा, ये Q2 का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस Q इंटू 2Q बटे A। सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस के ये हो जाएगा 2Q का Q में गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा बटे A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का Q में गुणा करेंगे Q स्क्वायर बटे A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये देखिए माइनस का है तो कोष्टक में लिख लेंगे -2 Q का Q में गुणा करेंगे Q स्क्वायर
बटे ए। कॉमन देख लीजिए सब में क्या है, 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर बटे ए कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ प्लस का कितना बच जाएगा 1, यहाँ पर -2। सरल कर लीजिए, तो 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर बटे ए, यहाँ हो जाएगा, ऋण के हो जाएंगे 2 2 4 और धन का 1, तो 4 में से 1 घट जाएगा -3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से u बराबर, ये u का मान आ रहा है, तो u बराबर 1/4πε0 के 3q स्क्वायर बटे ए, और ये जो माइनस चिन्ह है ये आगे लगा दीजिए। यही हमारी हो गई निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा की इकाई क्या होती है छात्रों, जूल। जूल लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का इंगिया भाग देखिए छात्रों, किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। ये चित्र दिया हुआ है, स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि डेल्टा E बराबर होता है hc बटे लैम्डा। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन सा ऊर्जा स्तर है, C से A उत्सर्जन में, तो हम लिखेंगे छात्रों ऊर्जा स्तर C से ऊर्जा स्तर A में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से EC माइनस EA बराबर hc बटे लैम्डा। C से A के लिए तरंग दैर्घ्य कितनी दी है 1000 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 1000, ये इकाई किसमें है, ये 1000 एंगस्ट्रॉम में। इसी प्रकार अब C से B उत्सर्जन के लिए हम लिखेंगे ऊर्जा स्तर C से ऊर्जा स्तर B में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए, ये यहां से हो जाएगा EC माइनस, कहां पे जा रहा है B, EC माइनस EB बराबर hc बटे लैम्डा। तरंग दैर्घ्य देख लीजिए C से B के लिए 5000, तो हम यहाँ लिख देंगे 5000, और ये इकाई किसमें है एंगस्ट्रॉम में। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, तो यहां से हो जाएगा ये EC माइनस EA माइनस EC माइनस EB बराबर hc बटे 1000 माइनस hc बटे 5000। इसका ये कोष्टक खोल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा EC माइनस EA माइनस की EC, कोष्टक खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, बराबर इसमें से hc ले लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1/1000 माइनस 1/5000। EC से EC कट गया क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ से बचेगा कितना माइनस का EA प्लस की EB, माइनस का EA प्लस का EB बराबर hc। सरल कर लीजिए, 5000 का 1000 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 गुणे 5000, त्रियक गुणा 5000 का 1 में और 1000 का 1 में, इस तरफ से गुणा किया जाता है सबसे पहले, तो 5000 का 1 में, तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 1000 का 1 में, तो 1000 प्लस का EB पहले लिख दो,
माइनस का EA बाद में, तो यहाँ से हो जाएगा HC, घटा दीजिए तो ऊपर आ जाएगा ये 4000 बटे 1000 गुणे 5000, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो कट गई, तो यहाँ से आ जाएगा ये HC 4 बटे 5000, काट दीजिए 4 के पारे से, 4 एकम 4, यहाँ से 4 एकम 4, 1 बचेगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, तो यहाँ से निकल के आ गया HC बटे 1250, EB माइनस EA। ये इकाई किस में थी हमारी? एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ भी किस में रहेगी? एंगस्ट्रॉम में ही रहेगी। तो यहाँ से उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? 1250। तो हम लिखेंगे छात्रों, उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य 1250 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अभी हमने लिखा था HC बटे लैम्डा, तो लैम्डा के स्थान पर कितना है? 1250, तो यही आंसर हो गया 1250 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 5 का ख भाग देखिए छात्रों, चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है। क्या दिया हुआ है? RAB बराबर 12000 ओम तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। विभवांतर दिया है V बराबर 220 वोल्ट। वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी RV बराबर 6000 ओम, इसका 6000 ओम है। तार पर बिंदु C की बात कर रहा है, बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। जो ये बिंदु C है AB के 1/4 दूरी पर है। इसका मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं RAC बराबर, AB का प्रतिरोध कितना था? ये 12000, तो ये 12000 हो गया। कह रहा है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, काट दीजिए, 4 तिया 12, 3 जीरो, यहां से आ गया इसका मान 3000 ओम। पूछा क्या गया है? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, इसे हमने मान लिया V डैश के बराबर। अब छात्रों थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसका प्रतिरोध हमें मालूम ही हो गया, RB कितने के बराबर है? 6000 ओम। AC का प्रतिरोध ये देखिए कितना है? 3000 ओम, तो ये RAC बराबर हो गया 3000 ओम। देखिए छात्रों, RV और RAC ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे RV तथा RAC समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों का छात्रों हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमने क्या पढ़ा है कि 1/R डैश बराबर 1/RV प्लस 1/RAC। अभी R की जगह R डैश इसलिए कर दिया, अभी और भी प्रतिरोध ये जोड़ना है, मान रख दीजिए। तो 1/R डैश बराबर 1/RV, RV का मान देखिए 6000, 1/RAC 3000। हल कर लीजिए, 6000 गुणे 3000, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा 3000 प्लस 6000, जोड़ दीजिए 6 और 3 9000 बटे 6000 गुणे 3000, 1 2 3 1 2 3, 3 के पार इस काट दीजिए, 3 तिरका 9, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 जीरो, तो यहाँ से निकल के आ गया 1/2000। अभी यहाँ से 1/R डैश का मान निकाला, पलट दीजिए संख्या, तो R डैश बराबर हो जाएगा यहाँ से 2000 ओम।
तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध छात्रों कितना निकल के आ गया हमारा 2000 ओम। चित्र में छात्रों देखिए कि AC के बीच प्रतिरोध कितना है 3000 ओम और टोटल A से लेके B के बीच प्रतिरोध कितना है ये 12000। तो अगर हम BC के बीच प्रतिरोध ये निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि R BC बराबर टोटल कितना है 12000 माइनस ये 3000 कम कर दीजिए तो 12000 माइनस 3000 बराबर कितना हजार हो गया 9000 ओम। अब छात्रों देखिए हमारा चित्र किस प्रकार का हो जाएगा। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर हम निकाल चुके हैं कितना है 2000 ओम। तो अब ये हट जाएगा, ये देखिए इस टाइप का हमारा चित्र हो जाएगा और ये मान किसके बराबर निकाला था R डैश बराबर 2000 ओम। जब ये हो गया 2000 ओम और BC के बीच प्रतिरोध जो RBC है वो कितने हजार के 9000 ओम के बराबर है और ये दोनों कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे छात्रों R डैश तथा RBC श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर R डैश प्लस RBC। R डैश का मान 2000 RBC 9000 जोड़ दीजिए, यहां से निकल के आ गया 11000 ओम। तो यहां से छात्रों हम लिख सकते हैं कि तार AB का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 11000 ओम, यानी A से लेके B तक तुल्य प्रतिरोध कितना निकला है छात्रों 11000 ओम। अब इस तार AB में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो हम लिखेंगे छात्रों तार AB में प्रवाहित धारा I बराबर V/R ओम के नियम से रख दीजिए मान। V का मान देखिए 220, R का मान 11000, काट दीजिए 0 से 0, 11 के पारे से 11 एकम 11 डबल 0 और 11 दूनी 22। यहां से निकल के आ जाएगा मेरा मान I बराबर 2/100, भाग दे दीजिए तो यहां से हो जाएगा 0.02। तो यहां से धारा I निकल आई हमारी 0.02 एम्पियर। अब हमें क्या ज्ञात करना है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो हम लिखेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V डैश बराबर I R डैश। I का मान 0.02, R डैश 2000। सरल कर लीजिए तो 2 दूनी 4, कितनी जीरो है 1 2 3, 1 2 3। दशमलव के अंक देखिए 1 और 1 2, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो यहां से हो जाएगा B डैश बराबर 40 वोल्ट। ये हमारा निकल के आ गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यही हमें सवाल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का घ भाग देखिए छात्रों। चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके के पृष्ठ AB पर आपतित प्रकाश की किरण 45 अंश कोण पर आपतित होती है। ये देखिए ये कोण दिया है 45 अंश। ये आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण छात्रों कहलाती है आपतित किरण। हमने छात्रों पढ़ा हुआ है ये अवलंब है, अवलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपतन कोण, I बराबर 45 अंश। फिर क्या कह रहा है गुटके के पदार्थ का न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए, यानी अपवर्तनांक n वो भी कैसा मिनिमम, ये ज्ञात करना है। जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। छात्रों चित्र से समझिए थोड़ा। ये किरण जैसे हमने माना
जैसे ये किरण ये BC से टकराने, ये देखिए इसको हम इससे मिलाए दे रहे हैं। ऊपर वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और नीचे वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, R। अब देखिए छात्रों, ये 90 है, ये कितना होता है 90 डिग्री का। जब ये 90 अंश है, ये R है, तो ये कितना बचा 90 माइनस R, 90 माइनस R। और छात्रों हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई दो रेखाएं इस प्रकार की हों और एक रेखा काट रही हो तो ये एकांतर कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जब ये 90 माइनस R है तो ये भी होगा 90 माइनस R। अब देखिए छात्रों, हमने स्नेल का नियम पढ़ा हुआ है, इसके नियम से, स्नेल के नियम से। क्या पढ़ा है, n बराबर होता है साइन I बटे साइन R। यहां से साइन R का मान निकाल लीजिए, बटे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n साइन R बराबर साइन I, और यहां से निकल आएगा साइन R बराबर साइन I बटे n। गुणा वाले का भाग लग जाएगा। I का मान दिया है 45 अंश, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश बटे n। साइन 45 अंश का मान मालूम है 1 बटे √2 और ये वाली n। यहां से हम लोगों ने छात्रों साइन R का मान निकाल लिया। एक छात्रों हम लोगों ने सूत्र और पढ़ा हुआ है, क्या कि n बराबर होता है 1 बटे साइन C, जहां C क्या है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब देखिए छात्रों, ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो छात्रों हम लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए देखिए चित्र में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है, ये किरण यहां से इस प्रकार से परावर्तित हो, पूरा पूरा प्रकाश जो आया है टकराने के बाद पूरा पूरा परावर्तित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है कि जो 90 माइनस R जो एंगल है, 90 अंश माइनस R, ये ग्रेटर देन इक्वल टू C, यानी क्रांतिक कोण के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा साइन 90 माइनस R ग्रेटर देन इक्वल टू साइन C। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा कॉस R ग्रेटर देन इक्वल टू साइन C। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर से वर्ग हटेगा तो यहां से हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ R है तो आप R कर दीजिए, यहां से हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर R ग्रेटर देन इक्वल टू साइन C। अब हम छात्रों क्या करेंगे, साइन R और साइन C के मान उठा के रख देंगे और हल कर लेंगे। रख दीजिए मान, तो यहां से हो जाएगा √1 माइनस साइन R का मान देखिए छात्रों 1 बटे √2 इंटू n, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन C। ये देखो मान, यहां से हम साइन C का मान निकाल सकते हैं। साइन C कितना हो जाएगा, यहां से साइन C बराबर 1 बटे n, रख दीजिए 1 बटे n, तो यहां से हो जाएगा √1 माइनस 1 बटे 2n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बटे n, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस 1 बटे 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बटे n का होल स्क्वायर।
इस वर्ग से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/2n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर। एन स्क्वायर वाले एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 1/2n स्क्वायर। इसे सरल कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 प्लस 1/2। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर बटे एक लेके लासा ले लो, 3 गुणा कर लो तो 2 प्लस 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, 2 और 1 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, वर्ग हटेगा अंडर रूट लग जाएगा। पूछा क्या गया है इसमें, न्यूनतम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है सबसे छोटी संख्या यही रहेगी, फिर इससे सब आगे बढ़ी चलेंगी, तो यहाँ से आ गया n मिनिमम बराबर अंडर रूट 3/2। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था अपवर्तनांक का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना हो गया छात्रों, अंडर रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 का घ भाग, इसके अथवा भाग में भी एक सवाल पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच, ये कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर 3/2 के दो अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंसों के बीच जल का अपवर्तनांक दिया है, तो इसे लिखेंगे ANW बराबर 4/3। इसे कैसे पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच की अंग्रेजी होती है गिलास तो G, और जल की अंग्रेजी होती है वाटर, तो हम यहाँ पर W लेंगे। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा, लेंस मेकर का, तो हम लिखेंगे, तो लेंस मेकर का क्या सूत्र होता है कि 1/f बराबर Ang माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब छात्रों देखिए सवाल में कांच के दो अवतल लेंस, तो सबसे पहले हम लोग दो अवतल लेंस के लिए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कांच के दो अवतल लेंस के लिए 1/fg, यहाँ g क्यों लगा दिया, क्योंकि कांच की अंग्रेजी होती है गिलास, तो g शब्द लगा दिया, Ang माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए छात्रों r1 बराबर कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या देखो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, ये किसकी होगी, माइनस की, और R2 बराबर प्लस के 10 सेंटीमीटर। चित्र में देखिए, ये देखिए नंबर 1 नंबर देखिए, ये हमारा अवतल लेंस है, तो परपाटी चिन्ह के अनुसार थोड़ा चित्र से समझ लें, इस तरफ की जो वैल्यू होती है वो माइनस की, और इस तरफ की जो वैल्यू होती है प्लस की, तो इस तरफ की जो त्रिज्या हम लोग R1 लेते हैं और इस तरफ की लेते हैं R2, तो R1 ऋण की रहेगी और R2 धन की रहेगी, इसलिए R1 बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर प्लस के 10 सेंटीमीटर रख दीजिए मान, तो यहां से हो जाएगा 1/fg बराबर Ang, ये देखो दिया है R1 माइनस 10 माइनस 1/r2, R2 का मान प्लस के 10, सरल कर लीजिए, बटे एक लेके लासा ले लो, 2 एकम 2 क्रॉस मल्टीपल, तो 3 माइनस 2 माइनस के 1/10 माइनस के 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, दोनों के हर समान है, अंश अंश ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणे माइनस के 2/10, ये 2 से 2 गया कट, यहाँ से आ गया माइनस के 1/10। इकाई इसकी कितनी होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सभी किस्में दी हुई हैं, वक्रता त्रिज्या देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगी।
अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये कौन सा लेंस है, द्वयोत्तल लेंस है, तो इसके लिए हम लोग एफ का मान निकालेंगे। तो द्वयोत्तल लेंस के लिए हम लोग लिखेंगे छात्रों, तो जल के द्वयोत्तल लेंस के लिए 1/F_W बराबर AN_W माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। बस वही सूत्र रहेगा लेंस मेकर वाला, सिर्फ यहाँ G के स्थान पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, क्योंकि जल की अंग्रेजी होती है वाटर, तो यहाँ पर W लिखना पड़ेगा। अब देखिए छात्रों, द्वयोत्तल लेंस के लिए R1 बराबर हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। बस आपको कुछ नहीं याद करना है छात्रों, जो अवतल लेंस थे उसके ठीक विपरीत कर दो उत्तल में, उसमें ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो इसमें ये प्लस कर दो, ये माइनस का कर दो, इतना ही काम करना है, रख दीजिए मान। तो 1/F_W बराबर, सरल कर लीजिए, बटे 1 लेके एलसीएम ले लो, 3 एकम 3 क्रॉस मल्टीपल, 1/10 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, और ये देखो हर समान है, एक बार अंश ही अंश जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 2/10, काट दीजिए, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ हो जाएगा 1 एकम 1 और 5 तिया 15। यहाँ से हमने मान निकाल लिया 1/F_W। अब देखिए छात्रों, जो फोकस दूरी इसकी होगी वही इसकी होगी, तो इसका मतलब हुआ अब हम तीनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। देखो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे छात्रों, तीनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 1/F बराबर 1/FG प्लस 1/F_W प्लस 1/FG। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हमने F मान लिया, रख दीजिए मान। 1/FG का मान कितना आता, माइनस का 1/10, 1/F_W का 1/15 प्लस 1/FG माइनस का 1/10, सरल कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, इस वाले का आया था 1/10 माइनस का, इस वाले का आया था 1/15, तो जो इसकी फोकस दूरी होगी वही इसकी होगी, तो इसकी भी माइनस की 1/10 हो गई। लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30, 10 का पाड़ा पढ़ो, 30 से ज्यादा ना हो, 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 15 का 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 का 10 तिया 30, 3 एकम 3, सरल कर लीजिए, ऋण के 3 और 3 ऋण के 6, धन के 2/30 माइनस के 4/30, काट दीजिए, 2 दूनी 4 15 माइनस का 2/15। यहाँ से F का मान निकल आएगा, F बराबर माइनस के 15/2, भाग लगा दीजिए, तो F बराबर माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकल आई। अब हमें निकालने हैं लेंस की क्षमता, P बराबर 1/F। कंडीशन होती है F जो है मीटर में होना चाहिए, रख दीजिए मान, तो 1/, माइनस के कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100/, माइनस चिन्ह इधर लगा लीजिए, 7.5। अब ये सेंटीमीटर वाली किस में हो गई, अपने मीटर में, सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100, एक अंक बाद दशमलव है, एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे आ जाएगा 75, भाग दे दीजिए, जब इसका इसमें हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 13.33। क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर, तो इसे हम डी शब्द से लिख देते हैं। एक बात और समझ लीजिए छात्रों, जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आई है वो कैसी है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक फोकस दूरी काय की होती है, अवतल लेंस की, तो हम लोग प्रकृति में लिखेंगे अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा।
ये हो गया इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा भाग में छात्रों सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है। यंग के द्वैसलिट प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी दी हुई है। स्लिटों के बीच की दूरी को हम छात्रों स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर है 1.0 मिलीमीटर। मिली शब्द हटाएंगे तो यहां से हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर। इसे हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर 1 मीटर। पहला भाग, इसमें 3 भाग दिए गए हैं। हम पहला भाग सबसे पहले हल कर रहे हैं। पहले भाग में क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। 3 जीरो हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये तरंगदैर्घ्य निकल आई। क्या पूछ रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय यानी n बराबर 2 के लिए अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि xn बराबर होता है 2n - 1 d लैम्डा बटे 2d। रख दीजिए सभी मान द्वितीय अदीप्त के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ n बराबर 2 के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा छात्रों x2 बराबर n के स्थान पर 2 रख दो, 2 × 2 - 1 डी लैम्डा। कैपिटल डी का मान 1, लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁷ बटे 2d। 2d स्मॉल डी का मान 1 × 10⁻⁻3। हल कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 6 एकम 6 × 10⁻⁷ बटे 2 × 10⁻⁻3। 2 के पारिश काट दो, 2 तिया 6, 3 तिरका 9 × 10⁻। देख लीजिए 10⁻ कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 ऋण वाले 3 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 10⁻ हो जाएगी 7 में से 3 घटा दीजिए -4। इकाई किस में आएगी, ये मीटर में। अगर ये आंसर हम मिलीमीटर में निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x2 बराबर ये हो जाएगा 0.9 × 10⁻³ -4 की -3 कर दी और 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया मीटर। और 10⁻³ को हम कहते हैं मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा x2 बराबर 0.9 मिमी। तो आप चाहे यहाँ तक लगा दीजिए और चाहे यहाँ तक, दोनों ही आंसर सही है। अब हम लोग इसका सेकंड भाग हल करेंगे। अब इसका सेकंड भाग देखिए छात्रों, इसमें क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त, पहले वाले में अदीप्त था और इसमें दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है xn डैश बराबर n d लैम्डा बटे d। n का मान कितना हो जाएगा तृतीय के लिए, तो n बराबर यहाँ पर 3 रखने पर रख दीजिए और हल कर लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ से, तो x3 डैश बराबर 3 × d, कैपिटल D का मान 1 लैम्डा। अब लैम्डा देखिए छात्रों, यहाँ से 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है तो लैम्डा बराबर यहाँ से हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से ये 3 जीरो जब हटेंगी तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर।
तो इसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान हम लोग कितना रखेंगे, 5 गुणे 10⁻⁻7 बटे डी, स्मॉल डी का मान देख लीजिए 1 गुणे 10⁻³ तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिया 15 गुणे 10⁻, कितनी हो जाएंगी, ऋण वाली 3 ऊपर जाएंगी प्लस की, तो 7 में से 3 घट जाएगा, -4 मीटर। एक आंसर हमारा ये आ गया। अगर इसे भी हम मिलीमीटर में करना चाहें तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1.5 गुणे 10⁻⁻4 की -3 कर लीजिए, और ये मान होता है मिली का, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर। ये सेकंड भाग का आंसर हो गया। अब इसका तीसरा भाग देखिए छात्रों। थर्ड भाग में छात्रों क्या पूछा गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती हों। तो छात्रों जो तरंग दैर्घ्य दी गई थी, जैसे पहले कौन सी थी, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो λ1 हमने मान लिया ये 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया था हमारा यहाँ से 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, और ये हो गया था 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। ये हम पहले हल कर चुके हैं। इसी प्रकार दूसरी तरंग दैर्घ्य λ2 बराबर कितनी थी, 5000 एंगस्ट्रॉम, इसे भी बदल दीजिए मीटर में, तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। क्या कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों तरंग दैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। तो हम लिखेंगे छात्रों, दीप्त फ्रिंजों के संपाती होने पर ये मेरा संबंध हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, डी से डी और कैपिटल डी से कैपिटल डी, यहाँ से आ जाएगा n1 λ1 बराबर n2 λ2, लैम्डा वाले एक तरफ कर लो, n वाले एक तरफ कर लो, तो गुणा वाले n2 का इधर भाग लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n1 बटे n2 बराबर λ2, इधर देखो λ1 है, इसका इस तरफ भाग लग जाएगा, n1 बटे n2 बराबर λ2 बटे λ1। तो छात्रों λ2 और λ1 के मान रख दीजिए। यहाँ से λ2 का मान कितना था, 5 गुणे 10⁻⁻7 बटे 6 गुणे 10⁻⁻7, ये समान थे तो ये कट गए, तो यहाँ से आ गया n1 बटे n2 बराबर 5 बटे 6, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6n1 बराबर 5n2। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थात 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की पांचवी कोट की फ्रिंज 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की छठवीं कोट की फ्रिंज के साथ संपाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए छात्रों। चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। देखिए एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और दूसरे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। चालक X में धारा I क्या हो, यानी इस I का मान पूछा गया है, जिससे कि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक Y में धारा 10 एम्पियर है। तो छात्रों हम लिखेंगे कि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, अर्थात B1 माइनस B2 बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, B1 बराबर B2। अब छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि B बराबर होता है μ0 I बटे 2 पाई R। तो पहले चालक के लिए हम लोग किए लेते हैं यहाँ पर I1 R1, और दूसरे चालक के लिए हो जाएगा I2 और R2। μ0 से μ0 कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ से आ गया I1 बटे R1 बराबर I2 बटे R2। अब देखिए छात्रों मान देख लीजिए, I1 बराबर पहले चालक के लिए I के बराबर
R1 बराबर पहले चालक की बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 ये 5 ये कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। दूसरे चालक के लिए धारा I2 बराबर कितने एम्पियर है, 10 एम्पियर। R2 बराबर कितनी दूरी है, ये 5, ये मान हो गया हमारा R2 का, और यहां से लेके यहां तक का मान कहलाएगा R1 का। तो R2 बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। रख दीजिए मान इसमें, तो यहां से हो जाएगा I बटे R1 का मान 15 बराबर I2 10 बटे 5, काट दीजिए 5 तिया 15, तो I बटे 3 बराबर 10 बटे 1 3 गुणा कर लीजिए, तो यहां से I निकल आया 10 तिया 30 एम्पियर। यही हमें हल करना था। धारा I का मान पूछा था, तो कितना छात्रों आ गया, 30 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो अथवा भाग है उसमें भी सवाल पूछा गया है। देखिए छात्रों, क्या ज्ञात करना है कि यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन सम्मिलित होकर लिथियम नाभिक बनाएं तो कितनी MeV ऊर्जा मुक्त होगी, ये मान दिए हुए हैं। तो छात्रों हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति। तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर 4 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है 4, प्लस 3 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, देखो प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं 3, माइनस लिथियम नाभिक का द्रव्यमान। अब छात्रों हम क्या करेंगे, सभी द्रव्यमान हमें दिए हुए हैं, सभी द्रव्यमान का मान हम रख देंगे और यहां से हम डेल्टा M का मान निकाल लेंगे। तो देखिए छात्रों, इसमें देखिए हमने सभी मान उठा के रख दिए। 4 ये लिखे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये हो गया, प्लस के 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो गया, माइनस लिथियम नाभिक का द्रव्यमान ये हो गया। 4 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, माइनस का ये हो गया, ये प्लस वाले दोनों जोड़ लिए ये आ गया, माइनस की ये लिखे, इसमें से ये घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से डेल्टा M बराबर 0.04216 AMU। ऊर्जा हमें चाहिए किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम छात्रों हम लिखेंगे मुक्त ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा डेल्टा E बराबर डेल्टा M गुणे 931 MeV। ये देखिए छात्रों, AMU का मान दिया हुआ है 931 MeV, इसके स्थान पर हमने ये मान यही रखा और डेल्टा M का मान यहाँ से उठा के रख दिया। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा E बराबर 39.25096 MeV। यही हमें MeV में मुक्त ऊर्जा निकालनी थी, इसका यही हो गया आंसर छात्रों। प्रश्न नंबर 9 देखिए छात्रों, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। ये प्रतिरोध के मान दिए हुए हैं। धारा मापी का प्रतिरोध G बराबर 15 ओम, ये G का मान दिया है 15 ओम है। विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। इस IG का मान ज्ञात करना है हमें, और ये परपथ प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। सबसे पहले छात्रों हम लोग क्या करेंगे, दिए गए परपथ में हम ये चेक करेंगे कि दिया गया परपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। देखिए कैसे चेक करेंगे, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, P बटे Q बराबर R बटे S। रख दीजिए मान PQRS, रख दीजिए मान। P का मान कितना है 100, Q का मान 10, R का मान 60 और S का मान 5। काट दीजिए, 10 दाई 100, 5 से 12 25 60, 10 बराबर 12। देख लीजिए 10 कभी 12 के बराबर तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि P बटे Q नॉट इक्वल टू R बटे S। इसका मतलब दिया गया परपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। तो हम लिखेंगे छात्रों, दिया गया परपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है तब देखिए छात्रों हम लोग किस प्रकार से इसे हल करेंगे।
चित्र में देखिए छात्रों, ये वाला सिरा प्लस का कहलाता है, ये वाला माइनस का। धारा हमेशा प्लस की तरफ से चलती है, ये धारा इस प्रकार से चलेगी। जब यह धारा बिंदु ए पर आएगी तो यह दो भागों में बट जाएगी। हमने मान लिया ऊपर धारा जो जा रही है उसका मान I1 और नीचे वाले में I2। जब ये धारा यहाँ पर बिंदु बी पर आएगी तो कुछ धारा देखो इस साइड चली जाएगी, कुछ धारा इस साइड चलेगी। इस तरफ जाने वाली धारा का मान हमारे पेपर में पहले से ही दे दिया है IG, तो इधर कितनी बची? I1 माइनस IG, क्योंकि टोटल धारा यहाँ इस लाइन में I1 आ रही थी तो IG इधर चलेगी तो ये इतनी कम हो गई। इस साइड देख लीजिए, जब ये बिंदु D पर आएगी धारा I2 और इधर जाएगी D से C की तरफ, तब देखिए ध्यान से, धारा इधर से आई I2 और इस तरफ से आ रही है IG, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा? I2 प्लस IG। बस छात्रों, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाले में माइनस IG हो जाएगी और नीचे वाले में प्लस IG। तो छात्रों, हम लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा हुआ है। किरचॉफ के नियम से सबसे पहले हम ले रहे हैं बंद लूप ABDA में, ये वाला। तो हम लिखेंगे छात्रों, किरचॉफ के नियम से बंद लूप ABDA में। छात्रों, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ओम के नियम से, V बराबर IR, यानी धारा और प्रतिरोध का क्या होता है? गुणा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, I1 का 100 में, तो यहाँ से हो जाएगा 100 I1 प्लस B के बाद इस लाइन में आए, इसमें देखिए धारा IG है और 15 ओम का प्रतिरोध है, तो 15 का IG में प्लस के 15 IG। B से D आए, फिर D से A जब आएंगे हम, तो देखो दिशा विपरीत है, हमें चलना है इस तरफ और डायरेक्शन इस तरफ है। तो जब दिशा विपरीत हो तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं, माइनस 60 I2 बराबर 0। बस इसे सरल कर लेंगे, इससे सरल कर लीजिए छात्रों। इसमें से क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, गुणा वाले का 5 का इधर भाग लग जाएगा, 0 में किसी संख्या का भाग लगेगा वो 0 ही हो जाएगा। तो इससे हमें यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए छात्रों, इस तरफ का लूप लेंगे, बंद लूप BCDB में हम लिखेंगे छात्रों, बंद लूप BCDB में देख लीजिए छात्रों, सबसे पहले B से C चले, धारा इसमें कितनी है? I1 माइनस IG। प्रतिरोध कितने ओम का है? 10 ओम का। तो यहां से हो जाएगा 10 I1 माइनस IG। अब देखिए, पहले B से C आए, अब C से जब D आएंगे तो देखो दिशा विपरीत है, एरो का चिन्ह इस तरफ है, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, -5। धारा देख लीजिए I2 प्लस IG। फिर D से कहाँ चलेंगे? B पर, इसकी भी दिशा देखो विपरीत है, तो यहां से हो जाएगा -15 ओम का है और धारा IG, तो 15 IG बराबर 0। इसको भी हम सरल कर लेंगे, इसे छात्रों सरल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? सबसे पहले इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, I वाले अलग कर लीजिए, IG वाले अलग कर लीजिए और I2 वाले अलग। इसमें से 5 कॉमन ले लिया, गुणा वाले का नीचे भाग लगेगा, 0 में जब 5 का भाग देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गया। अब छात्रों, हम लोग लेंगे बंद लूप ADC, चले आओ नीचे, लौट के A, ये 3 नंबर। फिर सुनिए, ADC, चलते चले आओ, A पे लौट के आ जाओ। तो हम लिखेंगे छात्रों, बंद लूप ADCA में देखिए छात्रों, सबसे पहले A से आई D, तो 60 I2 प्लस, देखो डायरेक्शन वही है, 5 का I2 प्लस IG में,
इधर से चलते हुए धारा जब इस तरफ आएगी, इस तरफ, तो ये जो लगी हुई है बैटरी, ये कितने की है हमारी? 10 वोल्ट की। तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 10। बस सरल कर लीजिए। इसमें क्या किया हमने? 5 कॉमन ले लिए, ये आ गया 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। 12 I2J है और 1 J, तो 12 और 13 I2 प्लस IG बराबर 2। अब छात्रों हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे छात्रों कि समीकरण नंबर 1, 2, 3 को हल करने पर, जब छात्रों हम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे तो वहाँ से हमारा IG का मान आ जाएगा 4/821 एम्पियर। जब 821 का हम 4 में भाग देंगे तो वहाँ से आ जाएगा 0.00487 एम्पियर। अगर हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो ये दशमलव का अंक जब यहाँ 4 के बाद आएगा तो देखो कितने स्थान पीछे गया? 1, 2, 3, तो ये 10 पे पावर -3 हो जाएगी। अतः आंसर आ जाएगा IG बराबर 4.87 गुणे 10 पे पावर -3 एम्पियर। और 10 पे पावर -3 को हम लोग कहते हैं मिली। तो यहाँ से आंसर आ गया IG बराबर 4.87 मिली एम्पियर। यही इसका हो गया सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 9 का जो अथवा भाग है छात्रों, इसमें भी सवाल पूछा गया है। चित्र में दर्शाए गए परपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। किस अवस्था में पूछ रहा है? स्थायी अवस्था में। तो हम लिखेंगे छात्रों, स्थायी अवस्था में I बराबर E/R प्लस R, जहां पर स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R क्या है? वह प्रतिरोध। चित्र में देख लीजिए, ये वाला आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम का, और 5 ओम और 6 ओम के ये वह प्रतिरोध है। हमने इसे मान लिया कि R1 और R2 ये E के बराबर है, रख दीजिए मान। तो यहाँ से हो जाएगा 12 बटे स्मॉल r का मान 1 प्लस कैपिटल R में कौन कौन से हो जाएंगे? R1 प्लस R2, 5 प्लस 6, सब जोड़ दीजिए, 12 बटे 12 काट दीजिए, 12 एकम 12। यहाँ से आ गया I बराबर 1 एम्पियर। एक एम्पियर आ गया छात्रों। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? A और B के बीच विभवांतर R1 तथा R2 किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है RAB बराबर R1 प्लस R2। जोड़ दीजिए, 5 प्लस 6, 11 ओम। यहाँ से हमने मान निकाल लिया AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब हम लिखेंगे छात्रों, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर, सूत्र क्या पढ़ा है ओम के नियम से? V बराबर IR। अब AB के बीच निकालना है तो यहाँ पर AB लिख दीजिए, रख दीजिए मान। I का मान अभी निकाला था हम लोगों ने 1 एम्पियर, और RAB 11, तो 11 एकम 11 वोल्ट। विभवांतर भी निकाल लिया छात्रों A और B के बीच। अब ये देखिए छात्रों, ये दो संधारित्र लगे हुए हैं, इसका मान हमने मान लिया C1 के बराबर, इसका C2 के बराबर। ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लिखेंगे छात्रों, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। AB के बीच तुल्य धारिता के लिए सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, मान रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, लासा ले लो, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C बराबर 5/6, पलट दीजिए, तो यहाँ से C आ जाएगा 6/5, और C बराबर 6 में जब 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इकाई किसमें थी? माइक्रो में, तो आंसर भी हम माइक्रो में देंगे।
माइक्रोफैराड। यहां से हम लोगों ने C का मान निकाल लिया। अब छात्रों हम लोग निकालेंगे दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश। आवेश निकालने के लिए छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या कि Q बराबर CV। रख दीजिए मान। C का मान 1.2, V का मान 11। तो 11 का जब 12 में गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा 132। एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, माइक्रोकूलम। क्योंकि संधारित्र की धारिता जो किसमें थी, माइक्रो में थी। अब छात्रों ध्यान से देखिए, दोनों जो संधारित्र हैं ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे छात्रों, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः संचित आवेश समान होंगे। अतः C1 पर आवेश, इसे हमने Q1 मान लिया, बराबर C2 पर आवेश, इसे Q2 के बराबर मान लिया, बराबर 13.2 माइक्रोकूलम। अब हम छात्रों इन दोनों संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर के लिए सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कि V1 बराबर Q1 बटे C1। मान रख दीजिए, Q1 का मान कितना है, 13.2, C1 का मान 2, भाग दे दीजिए, 2 छंग 12, दशमलव 2 छंग 12 वोल्ट। ये C1 के सिरों पर विभवांतर आ गया। इसी प्रकार C2 के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर Q2 बटे C2। Q2 का मान जितना आवेश Q1 पर है उतना ही Q2 पर है, तो 13.2 बटे C2 3, भाग दे दीजिए, 3 चौको 12, दशमलव 12 हुए, 3 चौको 12। यही आंसर हमारा हो गया। C1 के सिरों पर विभवांतर हो गया 6.6 वोल्ट और C2 के सिरों पर विभवांतर हो गया हमारा 4.4 वोल्ट। अतः हम लिख सकते हैं कि C1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर 6.6 वोल्ट तथा C2 के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर 4.4 वोल्ट।